Hi guys, welcome to the Bureaucrats Factory. This is a special lecture series on Indian polity and governance by Varun Pradhan. And the topic which we are covering today is classification of constitutions. So let's get started. कितने टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह का होता है, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिस जिस पर हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई करते हैं वो होता है रिटन और अनरिटन, ठीक है। रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर हम कॉन्स्टिट्यूशंस को क्लासिफाई करते हैं। हालांकि ये जो दोनों वर्ड्स हैं इनको आप वर्बली इंटरप्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। वर्बली इंटरप्रेट नहीं करेंगे। यदि आप उसको वर्बल मीनिंग पर जाएंगे तो उसका मतलब सिंपल ये हो जाएगा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो रिटन फॉर्म में हो, टेक्स्ट फॉर्म में हो, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो किसी भी रिटन फॉर्म में नहीं हो। बट ये उसकी डेफिनेशन नहीं होती है, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में कोडिफाइड है। यानी कि इसको आप इस तरह से समझें कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जो कि पूरा कोडिफाइड है। कोडिफाइड का मतलब है कि कॉम्प्रिहेंसिवली वो डील कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से। होलिस्टिकली वो कवर कर रहा है गवर्नेंस और पॉलिटी के सारे इशू। एक ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट होगा जो पूरा कंप्लीटली गवर्नेंस और पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन को कवर कर रहा होगा। दैट इज योर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका एग्जांपल है यूएसए और इंडिया। क्लियर। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसके कॉन्ट्रेरी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में कोडिफाइड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग कई सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो किसी भी एक स्टेट की गवर्नेंस के बारे में प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, अलग अलग हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आए हों, ठीक है। इट हैज नथिंग टू डू विद रिटन और अनरिटन। एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैन आल्सो बी इन रिटन फॉर्म, ठीक है। इसका मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया था। मान लीजिए जैसे पुराने समय में जब राजे रजवाड़े हुआ करते थे तो बार बार रूल्स चेंज हो जाते थे ना। जो कुछ भी वो कहा करते थे वो नया लॉ बन जाता था। सो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि कोई व्यक्ति उसको स्क्रिप्ट वाइज कर दे, उसको लिख दे, तो वो रिटन फॉर्म में तो होगा बट वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, बिकॉज वो सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। एक वो कोड में नहीं है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट नहीं है। दैट इज योर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का डिफरेंस है। सिंपल एक लाइन आपने याद रखनी है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में जो अवेलेबल हो। इसको और बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से मैं कहूं, आप मार्केट में जाओ, एक दुकान पर जाओ स्टेशनरी की, और कहो कि भाई साहब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे दीजिए, तो वो आपको एक किताब उठाकर दे देगा, 100 रुपए 150 रुपए जो भी उसकी कीमत हो। बट एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो मल्टी वॉल्यूम्स में होगा। एक सिंगल बुक या एक सिंगल डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगा। वो अलग अलग वॉल्यूम में, सर ये लीजिए ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन इन 12th सेंचुरी, ये लीजिए ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन इन 13th सेंचुरी, ये 15th सेंचुरी, और ये सर 28th सेंचुरी, ऐसे अलग अलग डॉक्यूमेंट होंगे। ऑलराइट। अगला जो क्लासिफिकेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिस होता है, उसे हम कहते हैं इनेक्टेड और इवॉल्व। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, इनेक्टेड और इवॉल्व के। देखिए तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक पर्टिकुलर बॉडी ने एक पर्टिकुलर टाइम पर एग्जिस्टेंस में लाया हो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
इसको आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो शायद ज्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ब्रॉट इन टू एग्जिस्टेंस बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर Herculean task which they did for 2 years, 11 months, and 18 days, and it finally came into existence on 26th November 1949. All right. So the particular body was Constituent Assembly, and the particular time was that 2 year, 11 month, and 18 days. That was the period. तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक पर्टिकुलर बॉडी ने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एग्जिस्टेंस में लाया है, इसीलिए ये एक इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है. सो द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और इसी का ठीक उलट होता है इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन. एक इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो धीरे 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 करके ग्रो हुआ है और जिसको एक सिंगल बॉडी ने एग्जिस्टेंस में नहीं लाया है एक सिंगल पॉइंट या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर. मतलब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अलग अलग बॉडीज ने अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर बनाया होगा, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नहीं बनाया, वो एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के बाद अलग अलग बॉडीज ने अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बनाया है. इवॉल्व वर्ड इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि भाई धीरे धीरे करके जो कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होता है वो होता है इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन. ऑलराइट. तो जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होंगे वो सारे इनेक्टेड होंगे और जितने भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होंगे वो इवॉल्व होंगे. ठीक है, दो बेसिस हैं. आप इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और एक इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है. दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is codified into single legal document by a particular body called as Constituent Assembly at a particular time. फाइन. ये बात आपको बिल्कुल घोंट कर पी जानी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है. ठीक है. अगला बेसिस जो कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई करने का होता है वो है उनका अमेंडिंग नेचर. उनमें किस तरह से चेंज आ सकता है, किस तरह से आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, कैसे आप उसमें एडिशन कर सकते हैं, कैसे ऑल्टरेशन कर सकते हैं, कैसे कुछ हटा सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होगा, उसको हम कहते हैं अमेंडमेंट. किसी भी तरह का चेंज एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो करना होता है उसे हम अमेंडमेंट कहते हैं. और अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, उस प्रोसीजर के बेसिस पर हम रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासिफाई करते हैं. तो ये वर्ड आप देख पा रहे हैं रिजिड, ये अपने आप में आपको समझ आ रहा होगा कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी अमेंडेबिलिटी प्रोसीजर टफ होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अमेंडेबिलिटी का प्रोसीजर जिसमें टफ होता है. एग्जाम्पल को आप समझें, स्पेशल मेजॉरिटी जहां पर रिक्वायर्ड होती है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है. द एग्जाम्पल फॉर दैट इज यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन. अब आप यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी को समझ लीजिए. क्या हो सकती है स्पेशल मेजॉरिटी? 2/3 मेजॉरिटी यदि रिक्वायर्ड हो कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस रिक्वायर्ड है किसी भी चीज को चेंज करने के लिए. सो इट इज टफ टू अचीव. बहुत इजीली 2/3 मेजॉरिटी मिलना पॉसिबल नहीं हो सकता है. राइट. तो वो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा.
क्योंकि उसका अमेंडेबिलिटी प्रोसीजर रिजिड है, अमेंडेबिलिटी प्रोसीजर टफ है। और एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इसके बिल्कुल ठीक उलट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको आप बड़े इजीली अमेंड कर सकते हो, इजीली आप उसमें चेंजेस लेकर आ सकते हो। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इजी वर्ड को आप ध्यान रखिएगा। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसका अमेंडमेंट प्रोसीजर इजी है वो कहलाता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज एक बहुत सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी को आप ऐसे समझ लो कि मान लीजिए कुल मेंबरशिप है 500, सिंपल मेजोरिटी हो जाएगी 251। तो सिर्फ 251 लोगों ने उसके फेवर में वोट दे दिया तो वो चेंज हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना बहुत इजी है। इसका एक बड़ा रीजन तो ये भी है कि ब्रिटेन का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम जाती नहीं है चेंज करने में, कभी भी वो चेंज किया जा सकता है। तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि इसको अमेंड करने का प्रोसीजर बहुत ज्यादा इजी है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे दोनों में मैंने एग्जांपल में इंडिया कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लार्जली फ्लेक्सिबल है। लार्जली इट इज फ्लेक्सिबल, दैट इज सिंपल मेजोरिटी से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। बट there are certain provisions in the Constitution of India which are rigid in nature. There are certain provisions in Constitution of India which are tough to amend. They require special majority to amend. So Indian Constitution is largely flexible but rigid on certain provisions or certain point of time. Is that clear to everyone?